हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। और इसमें एक और पोएम है जो कि है फसल। और ये दोनों नागार्जुन के द्वारा लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इन दोनों पोएम्स का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान से बासा था कि बबूल, यहाँ तक। तो इन लाइंस में कवि ने एक दांत निकलते बच्चे की मधुर मुस्कान का मन मोह लेने वाला वर्णन किया है। यानी कि जब एक छोटा सा बच्चा होता है, उसका भी दांत नहीं निकला होता है, तो उसका जो स्माइल होता है उसी के बारे में उन्होंने बताया है। कवि के अनुसार एक छोटे से बच्चे की मुस्कान यानी कि उसकी स्माइल मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकती है। तो मरे हुए आदमी कहने का मतलब यहाँ पर ऐसे आदमी यानी कि जो कि बहुत ज़्यादा ही उदास रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, तो उनके चेहरे पर भी हंसी ला सकती है। अर्थात कोई उदास एवं निराश आदमी भी अपना गम भूलकर हंसने लगता है। बच्चे घर के आंगन में खेलते वक्त खुद को जिंदा कर लेते हैं, धूल से सन जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर मिट्टी लग जाती है, उनके गालों पर भी मिट्टी लग जाती है। तो कवि को यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो किसी तालाब से चलकर कमल का फूल उनकी झोपड़ी में खिला हुआ है। यानी कि वो जो बच्चा मिट्टी के साथ खेल रहा है, तो कवि ने यहाँ पर बच्चे को कमल का फूल कहा है। और कमल का फूल जो है वो कीचड़ में खिलता है, तो वो जो मिट्टी के साथ खेल रहा है, इसलिए कवि ने यहाँ पर बच्चे को कमल का फूल कहा है। और वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो किसी तालाब से चलकर कमल का फूल उनकी झोपड़ी में खिला हुआ है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर ये बालक किसी पत्थर को छू लेता है तो वो पिघलकर पानी बन जाएगा और बहने लगेगा। अगर वो किसी पेड़ को छू लेता है, फिर चाहे वो पेड़ बांस हो या बबूल हो, उससे भी सेफलिका के फूल ही झड़ेंगे, यानी कि एकदम कोमल मुलायम फूल ही झड़ेंगे। तो कवि के कहने का मतलब यह है कि बच्चे के सामने कोई कोमल हृदय वाला इंसान हो या फिर कोई पत्थर दिल इंसान हो, सभी अपने आप को बच्चे को सौंप देते हैं और वो जो करवाना चाहता है वो करते हैं और उसके साथ खेलते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान से, मैं ना पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान तक। तो जब बालक, जो वो बच्चा जब पहली बार वो कवि को देखता है तो वो उसे पहचान नहीं पाता और वो कवि को एक टक बिना पलक झपकाए देखने लगता है। कुछ समय तक देखने के बाद कवि जो है वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? कितने देर तुम इस प्रकार इस तरह से बिना पलक झपकाए एक टक मुझे देखते रहोगे? कहीं तुम थक तो नहीं गए मुझे इस तरह देखते देखते? अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आँख फेर लेता हूँ, फिर तुम आराम कर सकते हो। फिर कवि जो है वो कहते हैं कि अगर हम इस मुलाकात में एक दूसरे को पहचान नहीं पाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ हमें मिला देगी और फिर मैं तुम्हें जी भर के देख सकता हूँ, तुम्हारे मुखमंडल को निहार सकता हूँ, यानी कि तुम्हारे चेहरे को अच्छी तरह से देख सकता हूँ, तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान का आनंद ले सकता हूँ। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य से, मुझे लगती बड़ी ही छविमान तक। तो इन लाइंस में जो कवि है वो अपने पुत्र के बारे में बताते हैं कि उसके नए नए दांत निकलना जो है वो शुरू हुए हैं। कवि बहुत दिनों बाद अपने घर वापस लौटा है, इसलिए उसका पुत्र उसे पहचान नहीं पा रहा। आगे कवि लिखते हैं कि जो बालक होते हैं यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने मनमोहक छवि के कारण धन्य ही है। यानी कि बच्चों को देखकर हर कोई मोहित हो जाता है, हर कोई खुश हो जाता है, उनके साथ खेलने लगता है, तो इस कारण वो धन्य ही है। और उसके साथ उसकी माँ भी धन्य है जिसने उसे जन्म दिया है। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ जो है वो हर रोज़ तुम्हें देख रही है और उसका आनंद उठा रही है, उसका लाभ उठा रही है। एक तरफ मैं तुमसे दूर रहने के कारण ना तुम्हें देख पाता हूँ और अब मैं तुम्हें पराया लग रहा हूँ, यानी कि कोई दूसरा स्ट्रेंजर व्यक्ति लग रहा हूँ। फिर कवि कहते हैं कि एक तरह से ये ठीक भी है, क्योंकि मुझसे तुम्हारा संपर्क ही कितना है।
फिर वो कहते हैं, ये तो तुम्हारी माँ की उंगलियाँ ही हैं जो तुम्हें हर रोज़ मधुर और स्वादिष्ट भोजन कराती हैं, खाना खिलाती हैं। इस तरह तिरछी नज़रों से देखते देखते जब हमारी आँख एक दूसरे से मिलती है, मेरी आँखों में स्नेह देखकर तुम मुस्कुराने लगते हो। यह मेरे मन को मोह लेता है। यानी कि वो जो बच्चा था जो पोइट को तिरछी नज़र से देख रहा था, फिर वो क्या करता है कि वो दोनों नज़रों से पोइट को देखता है और वो देखता है कि पोइट की आंखों में उसे प्यार दिखाई दे रहा है उसके लिए, तो वो हंसने लगता है। तो इन सभी चीज़ों से पोइट का मन जो है वो बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं। तो ये था यह दंतुरित मुस्कान। दूसरा है हमारा फसल। एक के नहीं से हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म तक। तो इन लाइंस में कवि ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि जो फसल होता है वो केवल एक व्यक्ति के मेहनत या फिर केवल जल या मिट्टी से नहीं उगती है। इसके लिए बहुत अनुकूल यानी कि बहुत अच्छे वातावरण की ज़रूरत होती है। इसी के बारे में आगे लिखते हुए कवि ने कहा है कि एक या दो नदी नहीं बल्कि लाखों लाखों नदियों के पानी मिलने से यह फसल पैदा होती है। किसी एक नदी में केवल एक ही प्रकार का गुण होता है, लेकिन जब कई तरह की नदियाँ आपस में मिलती हैं तो उनमें सारे गुण आ जाते हैं, एक दूसरे के सारे गुण आ जाते हैं जो बीजों को अंकुरित होने में सहायता करते हैं और फसल खिल उठती है। ठीक इसी तरह केवल एक या दो नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से यह धरती उपजाऊ बनती है, फर्टाइल बनती है और उसमें बोए गए बीज अंकुरित होते हैं। खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि कई खेतों की मिट्टी मिलती है, तब जाकर वह उपजाऊ यानी कि फर्टाइल बनते हैं। फसल क्या है से सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, यहाँ तक। ओके, तो इन लाइंस में जो कवि है वो हमसे क्वेश्चन करते हैं, हमसे प्रश्न करते हैं कि यह फसल क्या है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह कहाँ से और कैसे पैदा होता है। इसके बाद कवि इसका उत्तर खुद देते हुए कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। यह मिट्टियों का ऐसा गुण है जो उसे सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान बना देती है, यानी कि सोने से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू है। यह सूरज की किरणों और हवा का उपकार है जिनके कारण यह फसल पैदा होती है। तो अपने इन लाइंस में कवि ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि फसल कैसे पैदा होती है। हम इसी अनाज के कारण ज़िंदा रहते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर इन फसलों को पैदा करने में नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी और किसान की मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमें उनके महत्व का ज्ञान हो, जिससे हमें उनके इम्पोर्टेंस का पता चले।